Hello everyone, my name is Sweety Badhalia and welcome to SB Academy classes। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कैटालिसिस टॉपिक के बारे में। पिछले वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने एड्सॉर्प्शन प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया था और वहां पे हम लोगों ने ये चीज देखा था कि कोई एड्सॉर्बेंट होता है जिसके सरफेस पर एड्सॉर्बेट आकर एड्सॉर्ब हो जाता है, चिपक जाता है, जिस प्रोसेस को हम एड्सॉर्प्शन कहते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है कैटालिसिस, इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि कैसे कोई सब्सटेंस कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है। कैटलिस्ट हमारा वो सब्सटेंस होता है जो अपना सरफेस प्रोवाइड करता है किसी रिएक्शन को कैरिड आउट कराने के लिए और उस रिएक्शन को एक्सेलरेट करने के लिए, उस रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने के लिए। जैसे कि आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है, दो फैमिलीज में जब कोई शादी होने वाली होती है तो एक पर्सन होता है जो दो फैमिलीज को मिलाने का काम करता है। इन द सेम वे कैटलिस्ट भी हमारा एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो दो रिएक्टेंट को रिएक्ट करवाने का काम कर रहा है अपने सरफेस पर। कैटलिस्ट की एक प्रॉपर्टी ये होती है कि ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो करता है पर अपने अंदर कोई भी अमाउंट में या फिर केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज नहीं आने देता। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें पोटेशियम क्लोरेट रिएक्शन की, अगर हम इसे बिना कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन को करवाना चाह रहे हैं तो ये हाई टेम्परेचर पे, एक टेम्परेचर की रेंज रहेगी 653 से 873 केल्विन तक। तो इस टेम्परेचर पे ये डिकम्पोज करेगा और स्लोली जो है डाइऑक्सीजन गैस लिबरेट करेगा। बट अगर इसी रिएक्शन के अंदर हम किसी कैटलिस्ट को डाल दें, कैटलिस्ट जैसे कि MnO2 इस रिएक्शन में कैटलिस्ट की तरह एक्ट कर रहा है, तो ये एक तो रिएक्शन को स्पीड दे देता है और स्पीड देने के साथ साथ जो टेम्परेचर पहले हमें ज्यादा लग रहा था उसको रिड्यूस कर देता है और कितना चेंज कर देता है 473 से 633 केल्विन तक। तो आप देख सकते हैं कि जिस टेम्परेचर रेंज से ज्यादा पे या लगभग उसके आसपास जहां रिएक्शन रिएक्ट करना स्टार्ट कर रही थी, अब उससे कम टेम्परेचर पे रिएक्शन रिएक्ट भी कर जाती है। ठीक है, लो टेम्परेचर पे रिएक्ट भी कर जाती है और ज्यादा स्पीड से डाइऑक्सीजन गैस बनाती है। तो अगर हम बात करें कि कैटलिस्ट क्या होता है तो देखिए कैटलिस्ट की क्या डेफिनेशन है। अ सब्सटेंस विच एक्सेलरेट द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन and itself chemically and quantitatively unchanged after the reaction। तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाए और अपने अंदर कोई भी केमिकली या फिर क्वांटिटेटिवली, क्वांटिटी में कोई चेंज ना आने दे आफ्टर द रिएक्शन, ऐसे सब्सटेंस को हम कैटलिस्ट कहते हैं और इस प्रोसेस को हम कैटालिसिस कहते हैं। बर्जीलियस बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं जिन्होंने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ठीक है, उन्होंने अपनी खुद की बहुत सारी लॉज दी हैं जो हम क्लास 11th में पढ़ते हैं चैप्टर 1 के अंदर। ऑर्गेनिक में भी इन्होंने काफी बहुत ही एक तरीके का तारीफे वर्क किया है जिसमें हम इनको काफी अप्रिशिएट करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो बर्जीलियस साइंटिस्ट थे, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने कैटलिस्ट जैसे किसी सब्सटेंस को, मतलब कैटलिस्ट जैसे नाम को किसी सब्सटेंस के लिए इंट्रोड्यूस किया एंड ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने इस टॉपिक को स्टडी किया। ठीक है, तो बर्जीलियस काफी फेमस साइंटिस्ट है, उन्होंने काफी कंट्रीब्यूट किया है केमिस्ट्री में। उसके बाद हमारे पास टर्म आती है प्रमोटर्स एंड पॉइजन्स। नाम से ही पता चल रहा है, प्रमोटर जो प्रमोट करे, पॉइजन मतलब जहर, जहर का काम क्या होता है, किल करना। तो पॉइजन ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी, जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम करने का काम करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, प्रमोटर्स एनहांसेस द एक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट। प्रमोटर्स हमारे ये भी सब्सटेंस ही होते हैं। तो प्रमोटर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाने का काम करते हैं, जबकि पॉइजन्स जो हैं वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज करने का काम करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हैबर्स प्रोसेस यहाँ पर मैंने लिखा है, आपको पता होना चाहिए हैबर्स प्रोसेस में हम लोग अमोनिया गैस को बनाते हैं। तो हैबर्स प्रोसेस में क्या होता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस आपस में रिएक्ट करके अमोनिया बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आयरन है ये कैटलिस्ट का काम कर रहा है। ये किसका काम कर रहा है, कैटलिस्ट का, जबकि मोलिब्डेनम जो है यहाँ पर प्रमोटर का काम कर रहा है। ठीक है, आपने देखा होगा हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, जिन्हें हम बायोकैटलिस्ट का काम, बायोकैटलिस्ट कहते हैं, बायोकैटलिस्ट के नाम से जानते हैं। तो इनका काम क्या होता है एंजाइम्स का, बायोलॉजिकली हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं उनको कैटलाइज करते हैं। ठीक है, तो जो एंजाइम्स होते हैं उन्हीं के साथ आते हैं को एंजाइम्स
वो क्या करते हैं, एंजाइम को प्रॉपरली वर्क करने में हेल्प करते हैं। इन द सेम वे जो प्रमोटर्स होते हैं ये भी क्या है, एक तरीके के ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कैटलिस्ट को मदद करते हैं कि हाँ भाई तू अपना काम अच्छे से कर। तो ये कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाने का काम करते हैं। अगर मैं इस रिएक्शन में बात करूं तो इस रिएक्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो पॉइजन का काम करती है। ठीक है, साथ ही साथ आपने ऑर्गेनिक अगर मेरे चैनल से पढ़ी है तो जब एल्डिहाइड की प्रिपरेशन हम पढ़ते हैं वहां पे एक बड़ी फेमस रिएक्शन आती है रोजनमंड रिडक्शन। तो रोजनमंड रिडक्शन में हम लोग क्या करते हैं, जैसे फॉर सपोज मैंने ले लिया एसाइल क्लोराइड, ठीक है, एसाइल या एराइल क्लोराइड मैंने ले लिया और मैं इसके अंदर डाल रही हूं हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम। तो ये बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जो हाइड्रोजन है अगर हम रैने निकल या प्लाटिनम पैलेडियम के साथ यूज करते हैं तो आपने क्लास 11th हाइड्रोकार्बन चैप्टर में पढ़ा भी होगा, ये इतना पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है कि अगर आप इसको बेंजीन में डाल दो तो ये बेंजीन के तीनों डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर दे। तो ये तो क्या ही चीज है। ठीक है, तो अब देखिए क्या है कि इसका काम क्या होता है। ये जो हाइड्रोजन है ये यहां से ब्रेक होती है, एक हाइड्रोजन क्लोरीन लेके चला जाता है और एक हाइड्रोजन यहां पर जुड़ जाता है। तो ये क्या देता है, ये देता है एल्डिहाइड। ठीक है, अब ये इतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है कि अगर आप इसकी कैटालिटिक एक्टिविटी को, ठीक है, इसका जो एक्शन है, काम करने का जो तरीका है, अगर आप उसको कंट्रोल ना करो तो ये इस एल्डिहाइड को अल्कोहल में भी चेंज कर सकता है। ठीक है, बट क्योंकि हम इस फेमस रिएक्शन को पढ़ते हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, तो हम रोजनमंड रिएक्शन को जो बनाया गया है दैट इज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। हम चाहते हैं कि ये रिएक्शन यहीं पे रुक जाए और फर्दर आगे कन्वर्ट ना हो, जो हमारा कंपाउंड है वो अल्कोहल में कन्वर्ट ना हो। तो हम क्या करते हैं, तो हम यहाँ पे इसकी कैटालिटिक एक्टिविटी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और इसके अंदर हम क्या डाल देते हैं, बैरियम सल्फेट, सल्फर, क्यूनोलिन। ठीक है, तो ये एक तरीके से किसकी तरह एक्ट करते हैं, पॉइजन की तरह, और ये इसकी कैटालिटिक एक्टिविटी को रिड्यूस कर देते हैं, जिस वजह से ये सिर्फ कैटलिस्ट जो है इतना ही कैपेबल होता है कि ये इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करे। ठीक है, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करते हैं तो हमें मिलता है एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, और अगर हम एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करते हैं तो हमें मिलता है अल्कोहल। अगर हम कोई स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर रहे होते हैं तो वो एल्डिहाइड और कीटोन में ना चेंज करके सीधा अल्कोहल में चेंज कर देता है। मतलब स्टेप बाय स्टेप ही होता है, पर रिएक्शन यहाँ पे ना रुक के यहाँ पे जाके रुकती है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमें एल्डिहाइड का भी रिडक्शन होके अल्कोहल ना मिले तो हमें कैटलिस्ट की कैटालिटिक एक्टिविटी को कंट्रोल करना पड़ता है और वहां पे हमें पॉइजन जैसी चीजों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे पॉइजन की तरह एक्ट करता है। इन द सेम वे अगर हम हैबर्स प्रोसेस की बात करें तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो पॉइजन की तरह एक्ट करता है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कैटालिसिस। तो कैटालिसिस दो टाइप के होते हैं, बहुत आसान है। एक होता है होमोजीनियस कैटालिसिस और एक होता है हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। होमो का मतलब क्या होता है, होमो मीन्स सेम, और हेट्रो का मतलब क्या होता है, हेट्रो मीन्स डिफरेंट। ठीक है, तो ऐसे कैटालिसिस प्रोसेस जिसमें रिएक्टेंट और कैटलिस्ट, ध्यान से सुनिए, रिएक्टेंट और कैटलिस्ट इन दोनों का सेम फेज होता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर मेरे रिएक्टेंट लिक्विड हैं तो कैटलिस्ट भी लिक्विड हो, अगर मेरे रिएक्टेंट गैस हैं तो कैटलिस्ट भी गैस हो। ठीक है, अगर रिएक्टेंट सॉलिड हैं तो कैटलिस्ट भी सॉलिड हो। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट और कैटलिस्ट इन दोनों का सेम फेज होता है उन्हें हम बोलते हैं होमोजीनियस कैटालिसिस। ठीक है, और ऐसे कैटालिटिक प्रोसेस जिसमें रिएक्टेंट अलग फेज का है और कैटलिस्ट अलग फेज का है, जैसे कि देखो यहाँ पे SO2 गैस है और प्लैटिनम सॉलिड है, तो डिफरेंट फेजेस के हो गए, अलग अलग फेज के हो गए। तो ऐसे कैटालिटिक रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे डेफिनेशन लिख रखा है, थ्योरेटिकल टॉपिक है आसान सा।
इसमें कुछ है नहीं समझाने को। तो उन्होंने कहा है ऐसा प्रोसेस या फिनोमिना जिसमें रिएक्टेंट और कैटलिस्ट सेम फेज में प्रेजेंट हो, उन्हें हम होमोजीनियस कैटालिसिस कहते हैं। जैसे सबसे पहला है हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, जिसे हम शुगर भी कहते हैं, ठीक है। और इसको शुगर, ये मैंने किसका फॉर्मूला लिखा, सुक्रोज का, सुक्रोज जिसे हम शुगर भी कहते हैं। C12H22O11 एक्वस फॉर्म में है, वाटर लिक्विड फॉर्म में है, सल्फ्यूरिक एसिड लिक्विड फॉर्म में है। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसे नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, L जब हम सिंबल लगाते हैं तो ये होता है लिक्विड, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए NaCl है और NaCl को मैंने पिघला लिया, मेल्ट कर लिया, मोल्टन फॉर्म में मैं ले रही हूँ, तो मैं उसके NaCl लिखूंगी और NaCl के ब्रैकेट में लिख दूंगी L। अगर ऐसे लिखा है जैसे सपोज NaClAQ, इसका मतलब होता है एक्वस। एक्वस का मतलब ये होता है कि मैंने NaCl को लिया है सॉलिड फॉर्म में और पानी के अंदर डिसॉल्व कर दिया। तो जब सॉल्वेंट जो है वो वाटर होता है तो हम एक्वस लिखते हैं। अब वो भी तो लिक्विड फॉर्म ही है, पानी लिक्विड फॉर्म में ही है, ठीक है। और अगर मैंने NaCl लिया है और उसको पिघला लिया है, मेल्ट कर लिया, तो मैं लिखूंगी लिक्विड, क्योंकि पिघली हुई फॉर्म भी लिक्विड होती है। तो एक्वस फॉर्म हो या लिक्विड फॉर्म हो, सेम फेज है, दोनों लिक्विड में ही है, ठीक है। तो सुक्रोज लिया, इसका हाइड्रोलिसिस किया, तो ये क्या करेगा, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का देगा, एक फ्रक्टोज का देगा, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप ये देखो रिएक्टेंट यहाँ लिक्विड है, यहाँ लिक्विड है, और H2SO4 भी लिक्विड है, सेम फेज में है, सब लिक्विड लिक्विड लिक्विड, होमोजीनियस। SO2 गैस था, ऑक्सीडेशन किया इसका गैस में, ठीक है। और यहाँ पे मैंने जो कैटलिस्ट है वो यूज किया है NO गैस, ठीक है। तो यहाँ पे ये गैस है, ये गैस है, और ये भी गैशियस फॉर्म में है। तो रिएक्टेंट और जो कैटलिस्ट है वो तीनों के तीनों, मतलब दोनों के दोनों रिएक्टेंट और कैटलिस्ट गैशियस फॉर्म में है, गैशियस फेज में है, तो सेम फेज हो गया, होमोजीनियस, ठीक है। इसी रिएक्शन को मैंने यहाँ पे भी लिखा है, SO2 है, मैंने नीचे लिख दिया ऑक्सीडेशन, जैसे यहाँ पे O2 लिखा है ना, तो मैंने ऑक्सीडेशन की बजाय O2 की बजाय ऑक्सीडेशन लिख दिया। इसी रिएक्शन को हम डिफरेंट कैटलिस्ट से भी करा सकते हैं। प्लैटिनम यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में है और ये गैशियस फॉर्म में, तो ये एग्जांपल बन गया हेटेरोजीनियस कैटालिसिस का, ठीक है। फिर है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, चाहे आप यहाँ पर इथाइल एसीटेट ले लो, चाहे आप यहाँ पर मिथाइल एसीटेट ले लो, ये लिक्विड फॉर्म में है, वाटर लिक्विड फॉर्म में है, HCl कैटलिस्ट की तरह एक्ट कर रहा है, ये भी लिक्विड फॉर्म में है। तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 10th में भी पढ़ते हैं इस रिएक्शन को हम, कि अगर एस्टर का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एक मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड का और एक मॉलिक्यूल हमें अल्कोहल का मिलता है। सपोनिफिकेशन रिएक्शन पढ़ी है ना, ये दोनों मिलके एसिटिक एसिड और मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड मिलके और अल्कोहल मिलके इन द प्रेजेंस ऑफ H+ क्या बनाते हैं, एस्टर, है ना। तो उसी एस्टर का जब हाइड्रोलिसिस करोगे, तोड़ोगे, तो वही तो मिलेगा जिससे वो बना है, तो यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल मिलेगा। फिर उसके बाद आते हैं हेटेरोजीनियस कैटालिसिस पे। ऐसा प्रोसेस या फिनोमिना जिसमें रिएक्टेंट और कैटलिस्ट डिफरेंट फेज में होते हैं, उसे हम हेटेरोजीनियस कैटालिसिस कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या है, SO2, अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं O2, ये भी किस में है, गैशियस फॉर्म में है, ठीक है। तो प्लैटिनम सॉलिड फॉर्म में है, तो अलग अलग फेज हो गए, गैस का एक सॉलिड का, तो हेट्रो का एग्जाम्पल हो गया, क्योंकि हेट्रो मीन्स डिफरेंट फेज, हेट्रो का मतलब भी अलग होता है, डिफरेंट। फिर अमोनिया यहाँ पे गैस है, इसका हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, प्लैटिनम यहाँ पे कैटलिस्ट की तरह एक्ट कर रहा है, ये हो गया सॉलिड, ये हो गया गैस, डिफरेंट फेज हो गए, तो ये बनाएगा NO एंड H2। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अगर आप नीट वगैरह के एस्पिरेंट हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसे भी आ जाता है हेटेरोजीनियस कैटालिसिस के नाम से, और ऐसे भी आ जाता है कि जब हम वेजिटेबल ऑयल का हाइड्रोजनेशन करते हैं तो वो कौन सी टाइप की कैटालिसिस है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि हेटेरोजीनियस कैटालिसिस है, या ऐसे आ जाएगा क्वेश्चन बनके कि बताइए इन 4 ऑप्शन में से कौन सा हेटेरोजीनियस कैटालिसिस है, 4 ऑप्शन दे देंगे। तो ये बड़ा ही फेमस सा क्वेश्चन है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता रहता है, आसान सा, ध्यान रखिए। वेजिटेबल ऑयल है लिक्विड फॉर्म में, हाइड्रोजन यहाँ पर क्या है, गैस की फॉर्म में, और कैटलिस्ट जो है वो है सॉलिड फॉर्म में, तीनों के ही फेज अलग हो गए, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल से हमें वेजिटेबल घी मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे सब कुछ रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों डिफरेंट फेज में है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, हेटेरोजीनियस कैटालिसिस, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस कैटालिसिस के मैकेनिज्म के बारे में। तो दोनों का मैकेनिज्म काफ़ी आसान होता है। तो देखिए, अगर हम होमोजीनियस कैटालिसिस के मैकेनिज्म के बारे में बात करें, 2 स्टेप में मैकेनिज्म होता है। सबसे पहले इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनता है। इंटरमीडिएट हम उसको कहते हैं जो प्रोडक्ट से बनने वाली स्पीशीज होती है, प्रोडक्ट से पहले बनने वाली जो स्पीशीज होती है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कैटलिस्ट है और ए जो है वो कोई रिएक्टेंट है, ये क्या करेगा, इसके साथ रिएक्ट करेगा और एसी यानी कि इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाएगा। उसके बाद एसी के पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो वो डीकम्पोज कर सकता है कि एसी डीकम्पोज कर गया, कैटलिस्ट अलग हो गया और इसने प्रोडक्ट दे दिया। दूसरा क्या है कि एसी जो है वो अदर रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट कर सकता है। जैसे एसी है, ये सेकेंड रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करेगा, बनाएगा एबी यानी कि प्रोडक्ट, और कैटलिस्ट अलग हो गया, ठीक है। तो एक तो हो गया ये तरीका। दूसरा तरीका क्या है, अगर हम बात करें हेट्रोजीनियस कैटालिसिस मैकेनिज्म की, तो ये मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी पर बेस्ड है। ये किस पर बेस्ड है, मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी पर बेस्ड है। तो मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी क्या कहती है, ये कहती है कि सबसे पहले जो रिएक्टेंट हैं वो कैटलिस्ट के सरफेस पर डिफ्यूज होते हैं, फैल जाएंगे, आएंगे और फैल जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप चाहते हो कि कोई प्रोसेस हो तो सबसे पहले तो रिएक्टेंट को आना पड़ेगा। तो कैटलिस्ट के सरफेस पर फ्री वैलेंसीज होती है, खाली जगह होती है, रिएक्टेंट वहां पर आकर डिफ्यूज हो जाते हैं, फैल जाते हैं। अब जब वो आके फैलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, जब एक लेयर बनेगी या 2 लेयर बनेगी तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे के क्या आएंगे, कांटेक्ट में आएंगे। तो सबसे पहले आके डिफ्यूज होते हैं, फैल जाते हैं। उसके बाद होता है एड्सॉर्प्शन प्रोसेस, ये धीरे धीरे उसके सरफेस पर एड्सॉर्ब होने लगते हैं। जब एड्सॉर्ब होंगे, एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, तो ए और बी जो है ये इंटरमीडिएट बना लेगा, ठीक है। तो एड्सॉर्प्शन प्रोसेस के बाद क्या होता है, इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। फिर जब ये आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, फिर उसके बाद ये डीसॉर्ब्ड हो जाते हैं, मतलब कि हट जाते हैं उस सरफेस पे से, ठीक है। डीसॉर्ब्ड मैंने आपको बताया भी था। डीसॉर्ब्ड प्रोसेस जो है, डीसॉर्प्शन प्रोसेस, दैट इज द रिमूवल या इनवर्स ऑफ एड्सॉर्प्शन, ठीक है। तो होता है डीसॉर्प्शन प्रोसेस, और डीसॉर्प्शन प्रोसेस के बाद ये डिफ्यूज अवे हो जाते हैं, इवेपोरेट हो जाएंगे या सरफेस को छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, कैटलिस्ट था, कैटलिस्ट के सरफेस पर रिएक्टेंट आए, पहले कांटेक्ट में आए, फैल गए, फिर एड्सॉर्ब हो गए। एड्सॉर्ब होने के बाद वो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के कांटेक्ट में आता है, फिर इंटरमीडिएट फॉर्म करता है, ए और बी आपस में बॉन्ड बनाएंगे। जब इनका बॉन्ड बन जाएगा, फिर कैटलिस्ट कहेगा भाई अब मेरा क्या काम, मैं 2 पार्टी को मिलाना चाहता था, वो मैंने मिला दिया, ठीक है। तो वो उसको अपने सरफेस पे से डिटैच कर देगा और हमें यहाँ से रीजेनरेटेड कैटलिस्ट मिल जाएगा, और फिर ये जो प्रोडक्ट है ये अलग हो जाते हैं या फिर इवेपोरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो आसान सा मैकेनिज्म है, नोट करिए इसे प्लीज। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सम इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ कैटलिस्ट, जिसमें हम लोग इसकी सेलेक्टिविटी और इसकी एक्टिविटी, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसी वीडियो लेक्चर में हम लोग जियोलाइट्स के बारे में और एंजाइम कैटालिसिस के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।